चलिए, तो आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर चलिए, और आज कोई बताएगा आईपीआर की कितनी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी? एनीबडी, एनी आइडिया? आई थिंक आईपीआर की, इफ यू डोंट नो, मैं बताता हूँ आपको। 11 क्लास हो गई है, ठीक है। चलो, आज हम आईपीआर की 12th क्लास पे, दैट इज ऑन द 12th क्लास। लिखिए, तो जो ये 12th क्लास है इसके अंदर दैट वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ द पेटेंट। तो हम पेटेंट की बात करेंगे इसके अंदर। वी विल टॉक अबाउट द पेटेंट। हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पेटेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली पेटेंट्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, दैट इज पेटेंट का मतलब क्या होता है। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट क्या होते हैं? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यस दिव्या, यस, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है? तो लिखिएगा इट इज exclusive license from the government it is an exclusive license from the government which confers some exclusive right, which confers an exclusive right which confers an exclusive right in respect of patented invention, in respect of beta patented invention। तो लिख लीजिएगा, दैट इज सेकेंड। पेटेंट इज ग्रांट फॉर inventions, the person to whom the patent is granted, एक बार लिख लो प्लीज, द पर्सन टू whom patent is granted, the person to whom patent is granted is called पेटेंटी। कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले, इज कॉल्ड द पेटेंटी, उसको बेटा पेटेंटी नाम दिया जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेटेंट, इसको पेटेंट बोला जाता है। एक्चुअली जो पेटेंट होता है, देखो ट्रेडमार्क होता है नाम लोगों के लिए, कॉपीराइट होता है, याद है वो किताबें, फिल्म, साउंड म्यूजिक, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन पेटेंट होता है इन्वेंशन के लिए। अगर किसी बंदे ने बेटा इन्वेंशन करी है, मान लो मैंने एक ऐसी गाड़ी बना दी जो पानी से चलती है, या मैंने कोई एक ऐसी गाड़ी बना दी जो हवा में उड़ती है, तो मुझे बताओ इट इज़ अ इन्वेंशन। और मैंने एक मिस्टर इंडिया का फॉर्मूला बना दिया जिसको पहनकर आप गायब हो सकते हैं। तो कैन वी से दैट इज समथिंग सिंपल, इसी को नाम दिया जाता है पेटेंट। एंड पेटेंट इज यूजली गारंटेड फॉर व्हाट? यूजली गारंटेड फॉर व्हाट? जल्दी बोलो। इट इज यूजली ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशन। तो ये बेसिकली किसके लिए मिलता है? इन्वेंशन के लिए मिलता है। अगर कोई इन्वेंशन करेगा तो उसको पेटेंट मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट? पेटेंट कब मिलेगा? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट? किसी भी चीज के लिए याद रखिएगा, किसी भी चीज के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट। आपको हर चीज, किसी चीज के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। तो पेटेंट अगर आप लेना चाहते हो तो आपको व्हाट आर द मतलब वेरियस फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। अगर आप पेटेंट लेना चाहते हो तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? पेटेंट कब मिलेगा आपको? दैट इज लिखेगा, लिखेगा, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो बस, ठीक है, चलो ये बोल सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेटेंट? तो लिखेगा द सब्जेक्ट मैटर शुड बी न्यू, या फिर लिखिए द इन्वेंशन शुड बी न्यू,
नोवेलिटी, नोवेलिटी मतलब नयापन होना चाहिए, मतलब एक ऐसी चीज़ का ही आप इन्वेंशन करें जो नहीं है, जो ऑलरेडी पहले हो चुका है। मैं एक टाइम मशीन बना दूं जो आज तक नहीं बनी, जो पास्ट में और फ्यूचर में ट्रैवल कर सके, तो इसी इसी को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? पेटेंट। और उसके लिए पेटेंट आपको मिल सकता है, और लिखेगा दैट इज इट शुड बी यूजफुल, इट शुड बी यूजफुल, मतलब पेटेंट ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी यूजफुल, एंड आई वुड से इट शुड बी यूजफुल, एंड आई वुड से लिखेगा इट शुड बी यूजफुल, और दैट इज यूजफुल मतलब यूटिलिटी, मतलब जो भी आपने इन्वेंशन करी है वो इंडस्ट्रियल, या फिर इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इट शुड बी केपेबल ऑफ, इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो आपने इन्वेंशन करी है दैट इज वो क्या होना चाहिए? दैट इज वो इंडस्ट्री में यूज होनी चाहिए। मतलब कोई भी, आप तो ऐसे कोई भी इन्वेंशन कर दोगे, आप बोलोगे मैंने ये बनाया है, अब ये क्या पता नहीं किसी को, तो ये इंडस्ट्री में एप्लीकेशन होनी चाहिए, इंडस्ट्री में यूज होना चाहिए। और लिखेगा दैट इज जो इन्वेंशन है दो चीज़ों के लिए रिगार्डिंग हो सकती है, वो किसी प्रोडक्ट के लिए भी इन्वेंशन हो सकती है, और वो किसी प्रोसेस के लिए भी इन्वेंशन हो सकती है, वो किसी प्रोडक्ट के लिए भी इन्वेंशन हो सकती है, और वो किसी प्रोसेस के लिए भी इन्वेंशन हो सकती है। समझने वाली बात है। इट कुड बी फॉर द, मतलब क्या अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाऊं उसके लिए भी आपको पेटेंट मिल सकता है, लेकिन आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने कोई प्रोसेस बनाया। मान लो एक गाड़ी बनाने का, आपको पता है गाड़ी जब मैन्युफैक्चर होती है तो गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने का एक प्रोसेस होता है। अब मैंने उस प्रोसेस में कोई नया इनोवेशन लेकर आया, और उस प्रोसेस मैंने एक नया प्रोसेस इजाद किया गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने का, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, पहले जो गाड़ी 10 लाख में बनती थी वही गाड़ी 6 लाख में बन रही है। आप मुझे बताओ, इट्स अ न्यू प्रोसेस, इसका भी आपको क्या मिलेगा? इट इज़ अ न्यू प्रोसेस, इसका इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, तो इसका भी आपको क्या मिल सकता है? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो इसका भी आपको क्या मिल सकता है? दैट इज गिवन ओवर देयर, मतलब ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी तभी आपको पेटेंट मिलेगा। इट शुड नॉट बी डिस्कवरी ओनली, इट शुड नॉट बी डिस्कवरी, इट शुड नॉट बी, याद रखिएगा इन्वेंशन के लिए, याद रखिएगा इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलता है, डिस्कवरी के लिए नहीं मिलता। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? किसके लिए बेटा, बस आप ये बता दो, ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तभी आपको पेटेंट मिलेगा, अदरवाइज आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? और लिखेगा जो जिस बंदे से आप पेटेंट लोगे, जिस बंदे को आप एप्लीकेशन लगाओगे पेटेंट लेने के लिए, उसको एक नाम दिया जाता है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट। क्या बोलते हैं उसे? दैट पर्सन इज कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट, तो उसे कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट बोला जाता है। समझ में आया पॉइंट? और इट शुड, डिस्कवरी और पेटेंट में क्या फर्क, इन्वेंशन में क्या फर्क होता है, मालूम किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड द पेटेंट? एनीबडी? बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिख लेना बेटा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे, और वो ये है दैट चलिए, नाउ इट शुड नॉट बी डिस्कवरी। डिस्कवरी का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं। डिस्कवरी का मतलब जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है उसको खोजना, उसे ढूंढना। डिस्कवरी मतलब खोज। तो जो चीज ऑलरेडी है उसे ढूंढ लेना, डिस्कवरी। आपका 100 रुपए का नोट खो गया, आपने उसे ढूंढ लिया, वो डिस्कवरी है, वो इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको क्रिएट कर देना, दैट इज इन्वेंशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी इन्वेंशन। अच्छा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका ऑलरेडी था बट कोलंबस ने उसे डिस्कवर किया, या कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, तो इन्वेंटेड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो दीज आर द वेरियस 4 थिंग जिसके लिए आपको पेटेंट मिलेगा। अगर ये 4 चीजें सेटिस्फाइड है तभी पेटेंट मिलेगा कंट्रोलर ऑफ पेटेंट से, अदरवाइज आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। मुझे बता दो क्या क्वेश्चन 2 आपको समझ में आ रहा है? फैंटास्टिक इट इज। क्वेश्चन 3 लिखेगा, इन्वेंशंस which cannot be invention which cannot be patented। ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जिसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता? इन्वेंशंस विच कैन नॉट बी पेटेंटेड, ऐसी कौन सी इन्वेंशन है जिसका पेटेंट नहीं करवाया जा सकता? कुछ ऐसी इन्वेंशन है, हाँ जी, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जिसका पेटेंट नहीं हो सकता। फटाफट लिखेंगे, एनी इन्वेंशन अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर। एनी इन्वेंशन, कोई भी अगर आपने ऐसी इन्वेंशन की है
which is which can cause serious injury to ह्यूमन बींग्स, जो कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो ह्यूमन बींग्स को, लिखेगा प्लांट को, लिखेगा लाइफ को, लिखेगा एनवायरनमेंट को, इसको नुकसान पहुंचा दे, इन चारों में से किसी भी एक चीज को नुकसान पहुंचा दे, तो याद रखिएगा एनी इन्वेंशन विच कैन कॉज सीरियस इंजुरी टू हुम, विच कैन कॉज सीरियस इंजुरी टू हुम, टू द ह्यूमन बींग, टू द प्लांट, टू द लाइफ, टू द एनवायरनमेंट, तो इसी को नाम दिया जाता है, बोलो क्या, दिस इज द इन्वेंशन बट विच कैन नॉट बी प्रिवेंट, विच कैन नॉट बी, दिस इज द इन्वेंशन जिसको पेटेंट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये अगर हो गया तो दुनिया को नुकसान हो सकता है, आपने कोई हजार्डस केमिकल बना दिया, गैसेज बना दी जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो ऐसी इन्वेंशन को आप कभी पेटेंट नहीं देंगे। अब मेयर डिस्कवरी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी जो बेटा डिस्कवरी होती है वो तो बस खोज होती है, तो उसके लिए पेटेंट नहीं मिलता। अब मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आपने एग्रीकल्चर, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के लिए एक नया प्रोसेस ढूंढा है, अब मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, तो याद रखिएगा उसका भी आप पेटेंट नहीं ले सकते, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको पेटेंट मिल गया, और आपको मैं बता दूं, अगर मान लो मैं अनूप जैन हूं और मैंने मान लो कोई इन्वेंशन करी, मैंने कोई इन्वेंशन करी और वो जो इन्वेंशन मैंने करी उसका मैंने पेटेंट ले लिया, तो वो जो भी इन्वेंशन है वो 20 साल के लिए मुझे प्रोटेक्शन मिलती है, 20 साल के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए मुझे प्रोटेक्शन मिलती है, और 20 साल तक अब वो जो मैंने इन्वेंशन करी है वो सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ, कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो अगर किसी ने एग्रीकल्चर के अंदर कोई इन्वेंशन कर दी है, कोई प्रोसेस इजाद कर दिया है, सोच के देखिएगा, कोई प्रोसेस बेटा इजाद कर दिया है, कोई प्रोसेस इजाद कर दिया है, तो सर उस प्रोसेस को तो कोई यूज ही नहीं कर पाएगा अगले 20 साल तक, क्योंकि यू गेट अ प्रोटेक्शन ऑफ 20 ईयर्स, और इससे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में नुकसान हो सकता है, और हम चाहते हैं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, इसलिए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को हम यहाँ पे पेटेंट नहीं देते हैं। आई होप इट इज ओके विद यू। लिखिएगा मिक्सचर, अ सब्सटेंस, आपने कुछ भी बनाया, अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस बाय मेयर mixture of अब substance by mere a substance by mere mixture of two components, तो लिखेगा आ सब्सटेंस बाय मेयर मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो चीजों को मिला के तुमने कोई तीसरी चीज बना दी। अब आप मुझे बताओ, दो चीजों को मिला के तुमने कोई तीसरी चीज बना दी, ये इन्वेंशन थोड़ी ना है। कुछ लोगों ने क्या किया, मौसमी और संतरे को मिलाकर एक नई ब्रीड बना दी, दैट इज माल्टा, इट इज अ फ्रूट। तो सर ये कोई इन्वेंशन नहीं है, द रीजन इज बिकॉज आपने दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बनाई है, तो आपने इसमें कुछ नया नहीं किया है, तो इसके लिए भी आपको पेटेंट नहीं मिलता है। एनी मेडिकल प्रोसेस, एनी मेडिकल और सर्जिकल प्रोसेस, एनी मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसेस, सर इसके लिए भी पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई आपने प्रोसेस इजाद किया है, किसके अंदर, अगर आपने एक प्रोसेस इजाद किया है किसके अंदर, मेडिकल के अंदर, तो सर उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं सारी दुनिया उस मेडिकल प्रोसेस को यूज कर पाए। आपको पता है पहले बायो ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, पूरी ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, पूरे यू नो दैट चेस्ट को काट कर यू नो दैट वो जो ब्लॉकेज हो जाती थी तो उसको निकालते थे। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आया एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोग्राफी में क्या होता है दैट आपके जो ब्लॉकेज है उस एक नया प्रोसेस इजाद किया कि आपके पैर में से एक यू नो दैट एक क्या बोलते हैं उसको, सुई डाली जाएगी, या मतलब एक वायर डाली जाएगी जिसकी वजह से आपकी ब्लॉकेज को हटा दिया जाएगा और स्टंट डाल दिया जाएगा बेसिकली। तो इट इज़ अ न्यू मेडिकल प्रोसेस, इट इज़ अ न्यू, या फिर आप ऐसे समझ लो, ये आपको समझ में नहीं आया तो यू नो दैट ऑपरेशन करने के नए नए प्रोसेस ईजाद होते रहते हैं, तो सर उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। दैट इज समथिंग सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लिख लो जल्दी से, बात समझ में आ गया? ठीक है, एनी मेडिकल प्लांट्स लिखेगा एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल लिखेगा, प्लांट्स एंड एनिमल। अगर आपने कोई नया प्लांट इजाद किया है, यू नो दैट बाय कॉम्बिनेशन कोई आपने एनिमल क्रिएट किया है, अब आप बोलोगे सर ये नया एनिमल कैसे क्रिएट होगा? आई वुड से दैट यू नो दैट क्लोनिंग होती है। और आपने अगर मूवी देखी हो क्रिश, उसके अंदर क्या किया जाता है, दो लोगों को मिलाकर आप तीसरी ब्रीड के तैयार कर रहे हो,
यू नो दैट, अगर आपने क्रिश देखा हो तो उसने उन्होंने क्या किया था, एक नई स्पीसीज तैयार करी थी, दैट इज मानवर, जिसमें जानवर और मानव का अंश था, तो वो दैट इज मानवर बना दिया था। एनीवेज, तो अगर ऐसा आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो सर ये भी इसके लिए भी हम आपको पेटेंट नहीं देंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन, जो आप ऐप यूज़ करते हो, जो आप ऐप्स यूज़ करते हो ना अपने मोबाइल फ़ोन में, दुनिया भर की जो ऐप होती है, हमारी जो ऐप है एकेडमी 99 की, इसी को कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है। और याद रखिएगा, इसके लिए कॉपीराइट मिलता है, इसलिए जिसके लिए कॉपीराइट मिलेगा उसके लिए ये नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? दैट इज कंप्यूटर पेटेंट नहीं मिलता। लिखिएगा लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क, लिटरेरी, और ये बताने की जरूरत नहीं है, लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल मूवी, इनके लिए आपको कॉपीराइट मिलता है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको कॉपीराइट मिलता है, याद है। और जिस चीज़, क्या मैं सिंपली लिख सकता हूँ, जिसके लिए कॉपीराइट मिलता है उसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिल सकता, बात खत्म आ गई। अब मेथड ऑफ प्लेइंग द गेम, अगर आपने कोई नया प्रोसेस इजाद किया, मेथड ऑफ प्लेइंग द गेम, किसी गेम को खेलने का एक नया तरीका इजाद किया, मेथड ऑफ प्लेइंग द गेम। जैसे धोनी ने इजाद किया हेलीकॉप्टर शॉट, तो क्या उसका पेटेंट मिल जाएगा? नो सर, कोई भी खेल सकता है उसे, तो अगर आपको आता है तो, बात खत्म आ गई। अब प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सर अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्मेट में क्रिएट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अपनी बुक बनाई है और मैंने अपनी बुक के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, सर उसके लिए भी कॉपीराइट मिलता है, तो उसके लिए कॉपीराइट मिलता है, उसके लिए पेटेंट नहीं मिलता है। आर यू गेटिंग दिस? एन इन्वेंशन, एन इन्वेंशन in relation to, in relation to traditional knowledge, in relation to traditional knowledge, इसका मतलब एन इन्वेंशन इन रिलेशन टू व्हाट? एन इन्वेंशन, एन इन्वेंशन रिलेशन टू द ट्रेडिशनल नॉलेज, इसका क्या मतलब है? एन इन्वेंशन, ध्यान से समझिएगा, एन इन्वेंशन इन रिलेशन टू द ट्रेडिशनल नॉलेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एन इन्वेंशन इन रिलेशन टू द ट्रेडिशनल नॉलेज, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, दादी माँ के नुस्खे, हल्दी लगा लो चोट पे ठीक हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ हल्दी लगा लो चोट पर ठीक हो जाएगा ये क्या है? आप मुझे बता दो, व्हाट इज दैट? हल्दी लगा लो चोट पर, ये क्या है? क्या मैं बोलूँ ये क्या है? क्या मैं बोलूँ अगर ऐसा कोई इन्वेंशन कर रहा है जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो सर उसका पेटेंट आपको नहीं मिल सकता, बड़ी सीधी सी बात है। और एनी इन्वेंशन, कोई भी अगर आप इन्वेंशन करते हैं रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, रिलेटिंग टू व्हाट? एटॉमिक एनर्जी, तो लिखिएगा अगर कोई भी आप ऐसे इन्वेंशन करते हैं रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी, याद रखिएगा एटॉमिक एनर्जी के ऊपर सरकार का कंट्रोल है। आप अगर कोई ऐसा बॉम्ब बना देते हो, एटम बॉम्ब जैसा कहीं नई इन्वेंशन कर देते हो, कोई अगर ऐसा बॉम्ब बना देते हो एटम और एटॉमिक और कम हाइड्रोजन बॉम्ब, ऐसी कोई इन्वेंशन करते हो, तो सर इस पर सरकार का है, आपको पेटेंट इसका नहीं मिल सकता। आई होप यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट। मुझे बता दो जल्दी से, क्या 3 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए हैं? आई होप इट्स सो सिंपल, डैम सिंपल। कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे प्लीज। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? हेलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, what are the who are the person who can make पेटेंट एप्लीकेशन? ऐसे कौन कौन लोग हैं जो पेटेंट एप्लीकेशन लगा सकते हैं? हु आर द पर्सन हु कैन मेक द पेटेंट एप्लीकेशन? पर्सन हु कैन मेक द पेटेंट एप्लीकेशन, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो पेटेंट एप्लीकेशन लगा सकते हैं? आज तुम्हारी टेक्स्ट की भी क्लास है क्या करण सर की? और है तो कितने बजे है बताएगा कोई, किसी को मालूम है? हाँ जी, बारह बजे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विल ट्राई टू फिनिश टिल दैट, ठीक है। पर्सन हु कैन मेक पेटेंट एप्लीकेशन, तो कौन कौन पेटेंट एप्लीकेशन लगा सकता है? लिखेगा द पर्सन क्लेमिंग टू बी फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर ऑफ इन्वेंशन, द पर्सन क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हाँ जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा,
व्हाट आई एम सेइंग, द पर्सन क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट एंड द ट्रू इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। हाँ जी, द पर्सन इन क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट एंड द ट्रू इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, क्या बोला मैंने बेटा, कोई भी द पर्सन क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट एंड द ट्रू इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, कोई भी व्यक्ति अगर क्लेम कर रहा है, क्या क्लेम कर रहा है, द पर्सन, कि वो पहला इन्वेंटर है, कि उसी ने वो इन्वेंशन करी है, तो वो लगा सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन, क्या बोला मैंने, एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन, what is the meaning of this, any legal representative of the such person, any legal representative of the such person, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर उस पर्सन का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लिखिएगा असाइनी ऑफ द पेटेंट, असाइनी ऑफ द पेटेंट, असाइनी ऑफ द पेटेंट, लिख लो प्लीज। असाइनी ऑफ द पेटेंट का मतलब मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं अनूप जैन, मैंने एक इन्वेंशन करी, इन्वेंशन मैंने करी, एंड इन दैट वेरी केस अब पेटेंट एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, या तो मैं लगा सकता हूँ या मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव लगा सकता है। और मैंने एक कार बनाई जो पानी से चल सकती है, वाटर कार, और मैंने इन्वेंशन करी। अब बताओ पेटेंट एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, या तो मैं लगा सकता हूँ या मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव लगा सकता है। लेकिन मेरे पास, मान लो मेरे पास मारुति आती है, और मारुति मेरे को कहती है ये इन्वेंशन आप मुझे बेच दो, तो ये इन्वेंशन मैं इसको सेल कर देता हूँ, और ये इन्वेंशन मैं इसको असाइन कर देता हूँ रेदर, और ये बदले में मेरे को 100 करोड़ रुपए देती है कंपनी। तो मुझे बताओ, मैंने अपनी इन्वेंशन इसको असाइन कर दी, यानी सेल कर दी, तो मैं कौन बन गया, असाइनर, और ये कौन बन गया, असाइनी। तो इवन अब आप मुझे बताओ, जब मैंने अपनी इन्वेंशन ही इसको बेच दी, तो इन दैट वेरी केस ये क्या बन जाएगा, इन्वेंशन, सॉरी असाइनिंग। और ये असाइनी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू हुम, that assignee can make an application to whom, that assignee can make application to whom, to the controller of the patent to grant patent application, to grant the patent. तो दैट इज अ पॉइंट एक्चुअली। छोटा सा क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन हो गए, आई होप इट इज ओके। क्वेश्चन 5 ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो 8 नंबर का आएगा, और ये सबसे खतरनाक है। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द पेटेंट, लिखेंगे प्लीज, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द पेटेंट। तो इसको समझते हैं क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग द पेटेंट, ये क्या चीज है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग द पेटेंट। लिखो प्लीज, इसके स्टेप लिखना ये काफी मुश्किल है, इसको मैं पूरा मैं लिखवाने वाला हूं ताकि आप सिंपली समझ पाओ। लिखिएगा, स्टेप 1 लिखिएगा, चेक द, ये काफी मुश्किल प्रोसेस है, पेटेंटेबिलिटी, चेक द पेटेंटेबिलिटी। अगर आपने इन्वेंशन करी है तो लिखो बेटा, चेक द पेटेंटेबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन बाय परफॉर्मिंग अ सर्च फॉर सिमिलर इन्वेंशंस। लिखिएगा, और ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो स्टेप है ना, मैं आपको बता दूं ये ऑप्शनल है, ये आप करो मत करो आपकी मर्जी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ। ये समझ में आया क्या? अब मैंने इन्वेंशन कर ली, तो आप प्लीज़ सर्च करो। क्या मैंने अगर एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं जब इन्वेंशन कर ली है तो सबसे पहले आप सर्च करो भाई। अच्छा, क्या सर्च करो कि मैंने जो इन्वेंशन करी है, क्या ऐसी कोई इन्वेंशन ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है। पता चला तुमने एप्लीकेशन लगा दी, अननेसेसरी अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट का भी टाइम खराब कर रहे हो, तो चेक कर लो वो इन्वेंशन ऑलरेडी, हाँ जी, अवेलेबल किसी और के पास तो नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है वो इन्वेंशन कोई और यूज कर रहा है, तो वो इन्वेंशन न्यू कैसे होगी अगर कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है? तो ये समझने वाली बात है, तो ये चेक करो नाउ। उसके बाद लिखिएगा, नाउ अब जो एप्लीकेंट है, लिखेगा वो एप्लीकेशन लगाएगा बेटा। ये चेक करने के बाद अब अगला स्टेप यही है, कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट के पास, कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट के पास क्या लगाएगा बेटा? एप्लीकेशन लगाएगा। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट के पास एप्लीकेशन लगाएगा, और लिखेगा दैट इज, वो जो एप्लीकेशन लगेगी दैट इज इन द फॉर्म 1। लिखेंगे प्लीज, लिख लिया?
और लिखेगा दिस इज द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट, लिख लो प्लीज। और इस एप्लीकेशन के साथ आप कुछ अटैचमेंट लगाओगे। अब इस एप्लीकेशन के साथ कुछ अटैचमेंट्स भी आपको देनी पड़ेंगी। अटैचमेंट लिखिएगा, यहां पे लिखेंगे प्लीज और यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप अटैचमेंट लगाओगे, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो यहां पे आप लगाओगे प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, ये सब समझा दूंगा बेटा, पहले आप लिखने वाला काम खत्म करो, ठीक है। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे अभी हम, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अभी अभी आप लिख लो बस, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ है। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन लगा दोगे या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगा दोगे, लिखिएगा प्लीज। ठीक है, और लिखिएगा यहां पर है ना आपके पास, और ये जो एप्लीकेशन लगाई जाती है दैट एप्लीकेशन इज फॉर्म 2, मतलब जो ये आप प्रोविजनल एप्लीकेशन लगाते हो या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगाते हो और ये रिगार्डिंग द इन्वेंशन लगाते हो। रिगार्डिंग द इन्वेंशन मतलब इसमें आप ये बताते हो कि हमारा पेटेंट क्या है, सॉरी हमारी इन्वेंशन क्या है, वो कैसे काम करती है, वो न्यू कैसे है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो पूरी चीज़ें समझाते हो। लेकिन प्रोविजनल लगा सकते हो, कंप्लीट लगा सकते हो। प्रोविजनल लगा, अब देखो लिखिएगा, अब 2 पॉइंट है। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कहाँ लगाते हैं, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कहाँ लगाते हैं, मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात, पहले लिख लो, ठीक है। और यहां पे लिखिएगा आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कहां लगाते हैं, कब लगाते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये बताओ ये प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है क्या। इसमें आप जो एप्लीकेशन लगा रहे हो कि मेरी इन्वेंशन को पेटेंट कर दो, जिसमें आप एप्लीकेशन लगा रहे हो कि मेरी इन्वेंशन को क्या कर दो, पेटेंट कर दो, उसकी डिटेल आप बताते हो कि मेरी इन्वेंशन क्या है। अबे तुम यही नहीं बताओगे कि मेरी इन्वेंशन क्या है, तो अब हम पेटेंट किसको करेंगे, रजिस्टर्ड किसको करेंगे, तो दैट इज आपको बताना पड़ेगा। अब आप वो प्रोविजनल भी बता सकते हो, कंप्लीट भी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी इन्वेंशन कंप्लीट, यहां पे लिखो, अगर आपकी इन्वेंशन कंप्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट है इन्वेंशन, अगर आपकी फुल्ली कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, आपको कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं करनी है, अभी कुछ भी नहीं करना, सब कंप्लीट है, तो आप क्या लगाओ, आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगा सकते हो, किसके साथ, फॉर्म 1 के साथ ही। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। लेकिन सम टाइम क्या होता है, आप इन्वेंशन कर रहे होते हो एंड आपका जो इन्वेंशन है वो 100% कंप्लीट नहीं है, 100% कंप्लीट नहीं है, एंड स्टिल लिखेगा सम टेस्टिंग आर रिक्वायर्ड, और अभी भी फाइनल करने से पहले सम टेस्टिंग आर रिक्वायर्ड। मतलब आप ऐसे मान लो आप 90% कंप्लीट कर चुके हो, 10%, 15%, 20% अभी भी बाकी है, तो आप अभी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी इन्वेंशन अभी कंप्लीट नहीं है, 10-15% काम अभी बचा हुआ है। तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ना लगा के आप क्या लगा सकते हो, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगा सकते हो। रिगार्डिंग दिस, तो आप बता सकते हो भैया हमारी ये अभी प्रोविजनल, मतलब दैट इज टेम्परेरी रूप से आप अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए बता सकते हैं। और एक लाइन और लिख लेना, अगर आप प्रोविजनल एप्लीकेशन लगाते हैं, अगर आप प्रोविजनल एप्लीकेशन लगाते हैं, सॉरी एप्लीकेशन कह रहा हूं, अगर आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगाते हैं तो लिखेगा देन विद इन 12 मंथ्स, तो आपको फिर 12 महीने के अंदर अंदर लॉ मेकर कहता है विद इन 12 मंथ्स आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी लगानी पड़ेगी। तो लॉ मेकर आपको 12 महीने का टाइम दे रहा है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी लगानी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, जब तुम एप्लीकेशन लगाओगे, हाँ जी, जब तुम एप्लीकेशन लगाओगे तो जल्दी से क्या बताओ, फॉर्म 1 में एप्लीकेशन लगाओगे, अब फॉर्म 1 के साथ क्या अटैच करना है, फॉर्म 2। फॉर्म 2 में क्या लगा सकते हो ये बताओ। फॉर्म 2 में तुम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हो। जब तुम्हारी इन्वेंशन 100% कंप्लीट है तो हमेशा क्या देना, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, बात खत्म हो गई, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इन्वेंशन 100% कंप्लीट नहीं है तो आप क्या करो,
इफ द इन्वेंशन इज नॉट 100% कंप्लीट, तो आप मुझे बता दो क्या करोगे दोस्तों, मैं जानना चाह रहा हूं तो क्या करोगे। तो इन दैट वेरी केस करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको क्या करना है, तो सर आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगा दो और बता दो हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया है और हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अगले 12 महीने में लगा देंगे। अब आप बोलोगे इतनी भी क्या आफत आ रखी है, जब तक इन्वेंशन कंप्लीट ही नहीं हुई तो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मतलब इन्वेंशन पूरी होने दो, इकट्ठी लगा देना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। लिखेगा क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम एक इन्वेंशन के ऊपर मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, अब मेरा काम 90% कंप्लीट हो गया, दूसरे का काम 80% कंप्लीट हो गया, तो इन दैट वेरी केस आप सोच के देखिएगा, अगर मैंने एप्लीकेशन लगा दी, अगर मैंने एप्लीकेशन नहीं लगाई और दूसरा बंदा भी उस इन्वेंशन पे काम कर रहा है, तो सर जिस बंदे ने एप्लीकेशन पहली लगा दी होगी ना, अब उसी का पेटेंट रजिस्टर्ड होगा, दूसरे की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दैट इज अ रीजन, कई बार लॉ मेकर कहता है आप अगर इन्वेंशन पे काम कर रहे हो तो सर आप प्रोविजन स्पेसिफिकेशन भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज याद रहे, जब आप प्रोविजन स्पेसिफिकेशन लगाओगे तो एक चीज याद रहे, आपको फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। क्या? जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ गई? इज दैट ओके? आप मुझे बता दो जल्दी से, अब अटैचमेंट क्या क्या जा रही है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, जल्दी से बताओ बेटा, अटैचमेंट समझ में आ रही है? हाँ जी, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इज दैट ओके विद यू? यस। अब लिखेगा इसके अंदर अटैचमेंट नंबर बी, ये पहली अटैचमेंट समझ में आई आपको, और पहली अटैचमेंट कौन सी थी, फॉर्म 2, फॉर्म लिखेगा, तीसरी अटैचमेंट लिखेगा फॉर्म 3, लिखेगा if foreign patent application is filed, if foreign patent application is filed, if foreign patent application is filed, याद रखिएगा बेटा, if क्या बोला मैंने, if foreign patent application is filed, that is form 3, if foreign patent application is filed, अगर आपने foreign patent application फाइल कर दिया, क्या if you have filed what for the foreign patent, अब देखो क्या होता है, मैंने एक इन्वेंशन करी, तो मुझे अब है ना मेरे पास दो राइट है, या तो मैं उसका पेटेंट इंडिया में लूं खाली, तो ये जो ऊपर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं ना, ये जो फॉर्म 1, ये एप्लीकेशन है टू गेट पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया ओनली, टू गेट पेटेंट प्रोटेक्शन, टू गेट पेटेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया ओनली, इंडिया के अंदर। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे पेटेंट प्रोटेक्शन मिल जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आई कैन ऑल्सो मेक अ फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन। तो सर अगर आपने फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन भी फाइल करी है, और वो फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन भी इंडिया के अंदर ही फाइल होती है, और अगर आपने फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो याद रखिए तब आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी फॉर्म 3 में। और क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी? तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और आपको क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जल्दी से बताओ, दैट फॉर्म 3 में आप डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी बताओ जरा, what kind of declaration you will give, what kind of declaration you will give, that declaration you will give is that, बोलो ना, कि हमने फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन भी लगा दी है। और आप एक फॉर्म 5 भी फाइल करोगे यहां पे, और इसमें आप डिक्लेरेशन दोगे, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग इन्वेंटरशिप, रिगार्डिंग कि एक्चुअली हु इज द ट्रू इन्वेंटर, किसने इन्वेंट की है, तो उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। डी पॉइंट। इसके अंदर एक फॉर्म 26 लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑथराइजेशन ऑफ द पेटेंट एजेंट, ऑथराइजेशन ऑफ पेटेंट एजेंट। तो पेटेंट एजेंट के लिए भी आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन मतलब ऑथराइज, याद रखिएगा पेटेंट एप्लीकेशन सिर्फ कौन लगा सकता है, पेटेंट एजेंट। अभी बताऊंगा पेटेंट एजेंट क्या होता है, एंड डेफिनेटली फॉर्म 26 में उसे आप क्या दोगे, ऑथराइजेशन दोगे कि हमारे बिहाफ पर ये बंदा पेटेंट एप्लीकेशन लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आप एक पेटेंट आपने करवाया है, और पेटेंट कौन करवा रहा है, स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है, तो लिखिएगा एक स्टार्टअप है, और अगर एक स्टार्टअप है और वो स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, याद रखिएगा, और उसे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं स्टार्टअप हूं इन द फॉर्म 28। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब इतनी सारी अटैचमेंट जारी है, दैट इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। मुझे लगता है ये सारी अटैचमेंट आपको क्लियर है। क्या ये स्टेप नंबर 2 समझ में आया? और यहाँ पर आप आपका आएगा स्टेप नंबर 3। देख रहे हो कितनी मतलब डिफिकल्ट वन, इट्स डिफिकल्ट। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये वाले पॉइंट में आ जाइए, पॉइंट नंबर इफ द फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड, और लिखेगा
एप्लीकेंट कैन फाइल, यहां पे एक लाइन ऐड कर लो, एप्लीकेंट कैन फाइल फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन, फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन within 12 months from first filing date. The applicant can file foreign patent application within 12 months from the first filing date. From the first filing date. आपको बताएगा यहाँ पे फर्स्ट फाइलिंग डेट क्या है, मतलब जब तुमने ये प्रोविजनल ये वाली स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म 1 फाइल किया था, तो फॉर्म 1 फाइल करने के 12 महीने के अंदर अंदर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। मतलब फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको कितना टाइम दे दिया, आपको 12 महीने दे दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, चलो ऊपर कर लो एक बार, और यहाँ पर यहाँ पे पेटेंट एप्लीकेशन जो ये एप्लीकेंट लिखा है, ये फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कौन कर सकता है, तो क्या मैं बोलूँ दैट इज फर्स्ट वन इज इन्वेंटर, या तो इन्वेंटर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, दूसरा बोलो या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकता है, तीसरा बोलो या फिर वो असाइनी, याद है ऊपर लिखवा भी दिया था, तो ये लोग पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर हम इंटरलिंक कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा दैट इज पब्लिकेशन ऑफ, अब ध्यान से सुनिएगा चीज़ें टेक्निकल हो जाएंगी, पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, ये क्या है देखते हैं, लिखेगा इसमें लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, एवरी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड इन इंडिया, जो इंडिया में फाइल की जाती है, एवरी पेटेंट एप्लीकेशन विच इज फाइल्ड इन इंडिया is kept secret until the time it is published in पेटेंट जर्नल। मैं बता दूंगा, पहले लिख लो सारी चीजें, पहले बेटा लिखने का काम खत्म करेंगे ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। लिखिए, लिखेगा पेटेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट पब्लिश पेटेंट एप्लीकेशन after 18 months. After 18 months. Applicant can also make request. Applicant can also make request for early publication. बेटा लिख लो प्लीज, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, अर्ली पब्लिकेशन ऑफ, तो लिखिएगा एप्लीकेंट कैन ऑल्सो मेक रिक्वेस्ट फॉर द अर्ली पब्लिकेशन, लिखना प्लीज, फॉर द अर्ली पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म 9। बात करेंगे इसके बारे में, लिख लो प्लीज, दैट इज स्टेप नंबर 3। लिखो प्लीज, फटाफट लिखेंगे प्लीज, मेक इट फास्ट गाइस। आगे बढ़े, लिखो जरा। पब्लिकेशन के बाद क्या लिखा है, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन लिखा है बेटा, ये शब्द
फटाफट लिखेंगे, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, सी पॉइंट, ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो, मैं सब बताने वाला हूं एक एक करके, बस आप पहले लैंग्वेज को लिखो प्लीज। ठीक है जी। नाउ अब क्या होता है बेसिकली, यहां पे लिखिएगा प्लीज, यहां पर अभी आप ना एक काम करो, स्टेप 3 में अब एक एक क्वेश्चन और लिखो, यहीं पे लिखिएगा केसेस, डी पॉइंट लिखो यार इसको, केसेस वेयर, केसेस वेयर application of patent, application of patent is not published। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे आपकी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी, लिखेगा पॉइंट 1, इफ एप्लीकेशन इज विड्रॉल, इफ एप्लीकेशन इज विड्रॉन, सब बताएंगे बेटा, पहले अब लिखने का काम खत्म करें बस, लिखेगा if complete specification not filed, if complete specification not filed, I think clear है, if secrecy directions have been, लिख रहे हो, have been imposed, ये पूरा स्टेप 3 है। फटाफट लिखो, ठीक है। नाउ अब देखो क्या होता है बेसिकली, अब यहां पे स्टेप देखिएगा प्लीज। पहला स्टेप क्या था, आपने नोवेल्टी चेक करी, आपने देखा कि सच में इन्वेंशन मिल सकते नहीं मिल सकते, फिर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी, कंप्लीट फाइल कर दी, अटैचमेंट लगा दी। अब क्या होता है, अब जो पेटेंट है वो क्या करेगा, पेटेंट ऑफिस क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा। पब्लिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या बेटा, वेबसाइट पे पब्लिश करना, जैसे आपने ट्रेडमार्क कॉपीराइट में भी देखा था। और उसके अंदर क्या होगा बेसिकली, वो आपको ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देगा, एंड दैट पब्लिक उसके ऊपर कमेंट दे सकती है, कंपनी पब्लिक उसके ऊपर कमेंट दे सकती है कि ये इन्वेंशन मिलनी चाहिए, पेटेंट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, एंड दैट इज फॉर द पब्लिक ऑब्जेक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे क्या आएंगे बेसिकली, पब्लिक ऑब्जेक्शन। और ये पब्लिकेशन कब होती है, आफ्टर 12 18 मंथ, आफ्टर 18 मंथ। अब 18 मंथ क्यों, क्योंकि 12 महीने में तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल होती है, लेकिन अगर आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो फाइल कर दिया ऑलरेडी, तो इन दैट वेरी केस आप फॉर्म 9 लगा सकते हो, और फॉर्म 9 लगा के बोल सकते हो कि सर प्लीज हमारी एप्लीकेशन को जल्दी पब्लिश करा दो ताकि हमारा प्रोसेस आगे बढ़ सके। जब तक आपकी पेटेंट एप्लीकेशन जो तुमने फाइल करी है अगर वो पब्लिश नहीं होगी वेबसाइट के ऊपर, मतलब दैट इज वेबसाइट ऑफ द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट पे, तब तक सर आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्टेप 3, और 3 केसेस के अंदर आपकी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी फॉर द पब्लिक डिस्क्लोजर। 3, अगर एप्लीकेशन उसने खुद विड्रॉ कर ली है, किसने, एप्लीकेंट ने। दूसरा, अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही फाइल नहीं हुई, लॉजिकल सी बात है। और सीक्रेसी ऑफ द डायरेक्शन, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कुछ इन्वेंशन ऐसी होती है विच इज वेरी टॉप सीक्रेट। अब वो आगे चल के बताऊंगा कौन सी ऐसी इन्वेंशन होती है जो बहुत टॉप सीक्रेट है, वो जो किसी को नहीं बताई जाती, तो वहां पे भी आपकी एप्लीकेशन को पब्लिश नहीं किया जाता। लिखिएगा, सेपरेट क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, सेपरेट क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, उसके बाद लिखिएगा, अब कहानी क्या है, इट्स अ टेक्निकल प्रोसेस। स्टेप 4 मुश्किल है, आसान नहीं है, और लिखिएगा हेडिंग लिखिएगा, रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, अब क्या होगा, तो लिखिएगा रिक्वेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, लिखिएगा द एप्लीकेंट
now has to make application to the controller of patent. Has to make application to whom? To the controller of the patent for examination of the patent application. और लिखेगा in form 18 for examination of पेटेंट एप्लीकेशन. अब आप मुझे बताओ, आपने पेटेंट एप्लीकेशन, और आप मुझे बताओ जल्दी से, लाइन समझ में आ रही है आपको ये? अब आपने आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑफिशियल गैजेट कह रहा हूँ, सॉरी, वो वेबसाइट पे पब्लिश हो चुकी है, पब्लिक के कमेंट्स आ रहे होंगे. अब आप रिक्वेस्ट करोगे सर प्लीज़ अब ऑब्जेक्शन रेज कर दो, हमारी एप्लीकेशन को क्या करो, चेक कर लो, और चेक करके बताओ इसमें कोई गड़बड़ है तो बता दो, तो हम उसको लिख देंगे. आर यू गेटिंग? ठीक है सर. ठीक है. और अगर अगर आप चाहते हो कि ये एग्जामिनेशन, अगर आप चाहते हो ये आपकी एग्जामिनेशन, आपकी पेटेंट एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन जल्दी हो, फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो, फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो, तो लिखेगा दैट इज, फिर आपको जो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी दैट वुड बी इन फॉर्म 18A. फीस अलग अलग हो जाती है बस. समझ में आ रहा है पॉइंट? लिखेगा ना, और उसके बाद लिखेगा दैट इज स्टेप नंबर 5. और अब जो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट है, जो बेटा कंट्रोलर ऑफ पेटेंट है, वो आपकी एप्लीकेशन को, आपकी इन्वेंशन को, आपकी एप्लीकेशन फॉर इन्वेंशन पेटेंट जो आपने लगाई है इन्वेंशन के लिए, उसको एग्जॉस्टिव चेक करेगा. एग्जॉस्टिव मतलब आपकी एप्लीकेशन को बेटा एग्जॉस्टिव चेक किया जाएगा. कैसे चेक किया जाएगा? एग्जॉस्टिव चेक किया जाएगा. तो लिख लीजिएगा, आपकी एप्लीकेशन को एग्जॉस्टिव चेक किया जाएगा और देखा जाएगा वेदर योर इन्वेंशन, वेदर इन्वेंशन इज patentable or not, whether invention is patentable or not, whether the invention is patentable or not. So that is step number 5. Step number 6, आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा. और कैसे चेक किया जाएगा? whether the invention is patentable or not. क्या बात समझ में आई आपको? now लिखेगा आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन. और अब आपकी एप्लीकेशन को चेक करने के बाद, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन को चेक करने के बाद, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, द एग्जामिनर विल इशू, द एग्जामिनर विल इशू, लिखेगा एग्जामिनेशन रिपोर्ट, विल इशू अ एग्जामिनेशन रिपोर्ट. तो आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट आप इशू कर दिया जाएगा. एग्जामिनेशन रिपोर्ट stating ground of objection, stating ground of objections. now step 7. और अब वो एग्जामिनर आपको जो है आपके ऑब्जेक्शन बता देगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. और लिखेगा नाउ एप्लीकेंट विल गेट 6 मंथ, और पहले ये 12 महीने हुआ करता था, टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन. तो जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, अगर आप उन ऑब्जेक्शन को ओवरकम करना चाहते हो तो एप्लीकेंट विल गेट 6 मंथ. द एप्लीकेंट विल गेट 6 मंथ टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन. तो आपको 6 महीने लगेंगे टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन. तो आप अपने ऑब्जेक्शन को ओवरकम कर सकते हो विद इन हाउ मेनी मंथ? विद इन 6 मंथ. तो एप्लीकेंट विल गेट 6 मंथ टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन, टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन. एंड इन दैट वेरी केस यू विल गेट द 6 मंथ टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यू विल गेट द 6 मंथ टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन. तो आपके ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको 6 महीने मिलेंगे, और ये 6 महीने का पीरियड के अंदर 3 महीने की एक्सटेंशन भी मिल सकती है. मतलब आप ऑब्जेक्शन को अगर चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए,
और आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं दैट इज इट गेट फिनिश्ड, और आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जेक्शन ठीक करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, दैट इज 6 मंथ, और 3 महीने की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर्म 4 में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर द एक्सटेंशन। आर यू गेटिंग? और अब फाइनली स्टेप नंबर 8, अब जो भी आपको पेटेंट दैट इज जो भी कंट्रोलर ऑफ पेटेंट होगा, अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट आपको ग्रांट कर देगा, क्या? शेल ग्रांट पेटेंट ऑफ द इन्वेंशन आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से देख लो भाई, ये सब बिग प्रोसेस 8 नंबर का पेपर में आएगा, सब बिग 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 प्रोसेस। अब भी ध्यान से सुन लेना, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बात। ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन 5, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द पेटेंट। अब यहाँ पे प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन 6 है आपका, मैंने एक ही प्रोसेस में बता दिया, ठीक है। और दैट इज कौन कौन सी अटैचमेंट लगेंगी, दैट इज ये क्वेश्चन 7 बन सकता है यहाँ पे, तो लिखते रहिएगा, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों। और दैट इज, और एक और था यार, वो कहाँ गया, दैट इज ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, तो दैट इज गिवन ओवर दियर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 7। ये वाला क्वेश्चन कौन सा था कि पेटेंट एप्लीकेशन कब पब्लिश नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन 8 बनेगा पेपर में। आर यू गेटिंग दिस? तो मैंने एक ही प्रोसेस में, बड़ा प्रोसेस है इसलिए इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो 8 स्टेप आपके सामने है और 8 क्वेश्चन वी डिड नाउ। आई होप यू गेटिंग दिस। ये अलग अलग 8 क्वेश्चन भी अलग अलग भी आ सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस साथ में भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन अब आपके 8 बन गए। आई होप आपको 8 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ पूछना तो पूछ लो। दैट इज क्वेश्चन 8 is over. Now we are moving on question 9. Anybody any question? Most welcome. ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, इसमें ना ऊपर एक कॉन्सेप्ट आया था पेटेंट एजेंट का, तो लिखिएगा हु इज पेटेंट एजेंट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पेटेंट एजेंट कौन होते हैं, तो इसका आंसर लिख लो, पेटेंट एजेंट कौन होते हैं। लिखिएगा द वर्क ऑफ फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, provisional specification, complete specification, the work of filing patent application, provisional specification, complete specification और other filing is entrusted to, ये सारा काम कौन करता है? entrusted to a patent agent। तो ये बेटा ये सारा काम पेटेंट एजेंट ही करता है, बड़ी छोटी सी बात है। द एंटायर वर्क इज डन बाय द पेटेंट एजेंट। पॉइंट नंबर 2, क्वालिफिकेशन ऑफ पेटेंट एजेंट। अगर आप पेटेंट एजेंट बनना चाहते हो तो पेटेंट एजेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? एग्जामिनेशन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, तो लिखिएगा द फर्स्ट वन। सबसे पहले यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तभी आप पेटेंट एजेंट बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपकी जो एज है वो कम से कम इक्वल टू मोर देन 21 साल की होनी चाहिए। आई होप ये बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 3, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ये एक डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, वाई साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों? क्योंकि पेटेंट इन्वेंशन से डील करता है, दैट इज द रीजन। एनी अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताओ कि 3 कंडीशन क्या हो गई? सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 21, और एक क्या है? दैट इज डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। आपके पास या तो ये डिग्री होनी चाहिए साइंस इंजीनियरिंग, या फिर कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, और सीजी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कंपनी सेक्रेटरी, सीएस को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये अच्छी बात है, सीजी को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? और लिखेगा
व्हाट आर द पावर ऑफ पेटेंट एजेंट, और जो ये पेटेंट एजेंट होगा इसकी पावर क्या क्या है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज आई वुड से इसकी पावर सुन लो। फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, इस ये काम कर सकता है, या फिर फंक्शन भी बोल सकते हो आप इसे। फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो, बड़ी सीधी सी बात है भाई, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। दूसरा लिखेगा दैट इज फाइलिंग प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, ये ऊपर लिखवाई दिया था। तीसरा बोलो फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तो ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और डिस्चार्ज एनी अदर फंक्शन, डिस्चार्ज एनी अदर फंक्शन, और आप कोई अदर फंक्शन भी डिस्चार्ज कर सकते हो, तो लिखिएगा डिस्चार्ज एनी अदर फंक्शन इन रिलेशन टू द पेटेंट, और पेटेंट के रिगार्डिंग अगर कोई और भी फंक्शन है तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो दैट इज गिवन ओवर देयर, आपके सामने है पूरी कहानी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप इट इज ओके गाइस। क्या क्वेश्चन 9 क्लियर है? लिख लो प्लीज, मेक इट फास्ट। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे लिखेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, क्या हु इज पेटेंट एजेंट, क्या क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है दैट इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट, कि पेटेंट का ड्यूरेशन क्या है। तो लिखेगा दैट इज, अब ड्यूरेशन सुनिएगा, छोटी सी बात है, दैट इज पेटेंट इज वैलिड, पेटेंट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स, और लिखिएगा पेटेंट इज वैलिड फ्रॉम द, मतलब जिस दिन आपको पेटेंट मिलेगा तो वो इन्वेंशन वैलिड कितने साल के लिए बेटा, पेटेंट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स, इसको याद रखना। पेटेंट मैं कह रहा हूँ इज वैलिड फॉर ओनली 20 ईयर्स, क्योंकि 20 साल के बाद इन्वेंशन पुरानी हो जाती है, दैट इज अ रीजन। पेटेंट इज वैलिड फॉर द 20 ईयर, ये याद रखिएगा। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, 20 साल फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग द पेटेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग द पेटेंट, ये याद रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग द पेटेंट, ये लैंग्वेज नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग द पेमेंट नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग द पेटेंट नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग व्हाट, फ्रॉम द पेटेंट इज वैलिड for 20 years, from the date of what, from the date of what, anybody, what is the, from the date of what, from the date of what, from the date of making application, date yani making making from the date of making application to the application to controller of the patent, to the controller of the patent. I hope you got this point. मुझे लगता है पॉइंट ए समझ में आ गया होगा, दैट इज सिंपल ओवर देयर। पॉइंट नंबर ए, दैट ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट, और लिखेगा रिन्यूअल फीस शैल बी पेड, और 20 साल तक आपको रिन्यूअल फीस भी देनी पड़ेगी, रिन्यूअल फीस शैल बी पेड, renewal fee shall be paid annually, shall be paid annually। समझ में आया कुछ? और आपको हर साल रिन्यूअल फी भी पे करनी पड़ेगी, और लिखेगा ये, अच्छा मतलब एवरी ईयर, मतलब जो भी रिन्यूअल फीस है मतलब आपको एवरी ईयर एक फी देनी पड़ेगी सरकार को एवरी ईयर, लेकिन लिखेगा दैट फी शैल बी स्टार्टेड, दैट फी शैल बी स्टार्टेड, और ये एनुअल फी कब स्टार्ट होगी, शैल बी स्टार्टेड आफ्टर सेकेंड ईयर, लेकिन फीस दूसरे साल के बाद ही स्टार्ट होगी आफ्टर द सेकेंड ईयर। समझ में आया पॉइंट ये? तो दैट इज सिंपल क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11 तो ड्यूरेशन भी आपको क्लियर है, चलो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखिएगा ग्रांट ऑफ पेटेंट, ग्रांट ऑफ पेमेंट, सॉरी पेमेंट कह रहा हूं, ग्रांट ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन। किसी भी बंदे को हिंदुस्तान के अंदर अगर पेटेंट ग्रांट हो गया तो याद रखिएगा उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको याद रखनी है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है लिखिएगा प्लीज।
लिखना, पहली कंडीशन है एनी मशीन, ध्यान से सुनना मेरी बात को प्लीज, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी मशीन और अपैरेटस, और अपैरेटस मतलब होता है टेक्निकल इक्विपमेंट, यानी मशीन की तरह ही होता है टेक्निकल इक्विपमेंट, यानी आप बोल सकते हो एनी प्लांट एंड मशीनरी in respect of which patent is granted, in respect of which, in respect of which patent is granted, may be imported, may be imported, or made by the government फॉर ऑन पर्पस ओनली। मतलब अगर मैंने कोई प्लांट मशीनरी बना दी है तो सरकार, और आपको पेटेंट भी मिल गया है, तो सरकार आपकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है, बट कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं। कमर्शियल पर्पस के लिए तो आप यूज करोगे, लेकिन अपने पर्पस के लिए वो यूज कर सकती है, ठीक है। और लिखिएगा एनी मशीन और apparatus in respect of which patent is granted, in respect of which patent is granted, may be used by any other person, may be used by any other person, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी इसे यूज कर सकता है, may be used by any other person for experiment। मतलब मैंने कोई इन्वेंशन बनाई और उसका मैंने पेटेंट ले लिया, मैंने कोई इन्वेंशन करी और मैंने उसका पेटेंट ले लिया, तो क्या दूसरा व्यक्ति मेरी इन्वेंशन को यूज कर सकता है फॉर मेकिंग न्यू इन्वेंशन? क्या मैं बोल सकता हूं वन इन्वेंशन कैन बी बेस ऑफ अनदर इन्वेंशन? आंसर इज यस। इन केस ऑफ पेटेंट ऑफ एनी मेडिसिन एंड ड्रग्स, अगर पेटेंट आपको किसी मेडिसिन या ड्रग्स के लिए मिल गया, then government use कर सकते, then government may use the same, then government may use the same for on purpose or for distribution in dispensary। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, that is given over there for the distribution in the dispensary। अब कोविड के टाइम पे मान लो, अब कोविड के टाइम पे आपने कोविड की वैक्सीन बनाई तो उसका पेटेंट मिला होगा, हाँ या ना, उसका पेटेंट मिला होगा। तो इन दैट वेरी केस जिसने भी इन्वेंशन करी होगी उसका पेटेंट मिला होगा, और सरकार की कुछ कंपनी ने भी यू नो दैट कोविड की वैक्सीन बना दी थी। लेकिन अब मान लो मैंने कोविड के दौरान मैंने कोविड की वैक्सीन बना दी, तो मुझे उसका पेटेंट मिल जाएगा, इट इज़ अ मेडिसिन और द ड्रग्स, तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा बोलो, मुझे उसका पेटेंट मिल गया। अब अगर मुझे उसका पेटेंट मिल गया है तो सर सरकार चाहे तो उसे यूज़ कर सकती है, मेरी पेटेंट टेक्नोलॉजी को और मेरी दवाई को, और अपने हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में उसे यूज़ कर सकती है। लेकिन हाँ, कमर्शियली उसे मैं ही सेल करूंगा ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे प्रॉफिट मैं ही कमाऊंगा। तो जब भी आपको पेटेंट मिलता है तो आप ये मान के चलो सरकार उसे यूज़ कर सकती है और कोई दूसरा बंदा भी यूज़ कर सकता है फॉर अनदर इन्वेंशन। तो बस इतनी सी बात है, बात बिल्कुल सही है ये। जल्दी बता दो भाई, मुझे बता दो क्या आपको क्वेश्चन 11 समझ में आ रहा है? हाँ जी बोल दो ना, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन 12 अनुज कह रहा है पॉइंट ए रिपीट कर दो। सर बेटा पॉइंट 1 क्या है? एनी मशीन और अपैरेटस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेटेंट इज गारंटेड। कोई भी मशीन और अपैरेटस होता है बेटा टेक्निकल इक्विपमेंट जिसके रिगार्डिंग आपको पेटेंट मिल गया। मान लो मैं अनूप जैन, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी बनाई अनुज, ठीक है, और उसको अब अगर मुझे उसका अगर पेटेंट मिल गया अनुज, अगर बेटा मुझे उसका पेटेंट मिल गया है तो उसे मैं क्या कर सकता हूँ, उसे मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। और सॉरी, अगर मुझे किसी भी प्लांट एंड मशीनरी का क्या मिल गया, मुझे किसी भी प्लांट एंड मशीनरी का क्या मिल गया,
पेटेंट मिल गया है तो सरकार उसे बना भी सकती है, सरकार उसे यूज भी कर सकती है, सिर्फ अपने पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं। कमर्शियल पर्पस तो बस मैं यूज कर पाऊंगा। एज इट इज लैंग्वेज लिखवा दी है जो आपके लॉ में दे रखी है। क्या बात समझ में आ गई है अनुज? यस या नो? आप बोलो तो हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 12 लिखेगा, दैट इज असाइनमेंट ऑफ पेटेंट। ये कुछ है नहीं, ये मुझे लगता नहीं पेपर में आएगा, लेकिन मैं लिखवा देता हूं, असाइनमेंट ऑफ पेटेंट। ठीक है, और यहां पे लिखना बेटा, दैट इज क्वेश्चन 13, कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ द पेटेंट। कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ द पेटेंट। तो एक होता है कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ द पेटेंट, एक होता है असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट। तो अब जरा ध्यान से समझते हैं क्या है। अगेन याद रखिएगा, यहां पर एक शब्द लिखा है क्या, असाइनमेंट। मैं अनूप जैन, अगर मैं पेटेंटी हूं, यानी मेरे को इन्वेंशन की, मैंने पेटेंट मिला हुआ है, तो मैं अपनी मर्जी से अपना पेटेंट चाहे तो किसी को भी असाइन कर सकता हूं। असाइन कर सकता हूं, और किसी भी अनदर पर्सन को, सेकंड पर्सन को, किसी भी सेकंड पर्सन को, किसी भी पर्सन को, हाँ जी, मैं अपना पेटेंट असाइन कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, सबसे पहले हमारे बीच में असाइनमेंट डीड बनेगी। ये करने के लिए बस हमारे बीच में एक असाइनमेंट डीड बनेगी। और असाइनमेंट डीड आप मुझे बताओ किसके रिगार्डिंग बनेगी, कि मैं अपना पेटेंट आपको दे रहा हूं। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दैट असाइनमेंट डीड जो भी बनेगी, इट शैल बी फाइल्ड, और ये आपको फाइल करनी पड़ेगी किसको, टू द कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट। टू द कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट को आपको ये डीड फाइल भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। असाइनमेंट मतलब अपना पेटेंट किसी और को दे देना। जैसे मैंने एक मशीन बनाई, मैंने एक कार बनाई जो पानी से चल सकती है, मैंने मारुति को साइन कर दिया, तो इसी को बोला जाता है असाइनमेंट ऑफ पेटेंट। नाउ उसके बाद कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ द पेटेंट क्या होता है, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा। लिखिएगा इन्वेंशन, इसको ऐसे लिखो प्लीज, लिखिएगा द बेसिक आइडिया behind granting patent। पेटेंट दिया क्यों जा रहा है? पेटेंट इसलिए दिया जा रहा है लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन करें। मैंने एक इन्वेंशन करी तो 20 साल तक उस इन्वेंशन को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मैं ही करूंगा, मैं उससे करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता हूं। इसको देख के दूसरा भी बंदा इंस्पायर होगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, और वो दूसरी इन्वेंशन करेगा। तो द बेसिक आइडिया, तो लोमिकर कहता है द बेसिक आइडिया ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट इज एनकरेज इन्वेंशन, इज टू एनकरेज इन्वेंशन, कि देश में क्या हो, इन्वेंशंस बढ़े। देश में क्या हो बेटा, इन्वेंशन बढ़े। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लिखेगा पेटेंट इज फॉर द यूज, पेटेंट इज फॉर द यूज एंड नॉट फॉर होर्डिंग। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो पेटेंट आपको मिल गया है, तो पेटेंट को, अगर जब आपको पेटेंट मिल गया, इन्वेंशन का पेटेंट मिल गया, तो उसे यूज करो मार्केट में, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करो ताकि सबको फायदा हो। वो होल्ड करने के लिए नहीं है। तुमने एक इन्वेंशन कर दी तो आप उसे छुपा के नहीं रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? लिखेगा इफ द पेटेंट एप्लीकेशन, इसलिए बोला जा रहा है इफ द पेटेंट एप्लीकेशन, सॉरी, इफ द पेटेंट इन्वेंशन is not made available to the public, is not made available to the public, ध्यान से समझिएगा, is not made available to the public, is not made available to the public। तो if the patent invention is not made available to the public, मेरे को इन्वेंशन मिल गई लेकिन मैं उसे पब्लिक को नहीं दिलवा रहा हूँ, और नहीं मतलब पेटेंट को पब्लिक को अवेलेबल करा रहा हूँ, और अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, या तो मैं अवेलेबल ही नहीं करा रहा हूँ, और या फिर मैं अवेलेबल तो करवा रहा हूँ, और ऐसे लिखो नॉट, और नॉट अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, या फिर मैं अवेलेबल तो करवा रहा हूँ नॉट, बट नॉट एट अ रीजनेबल प्राइस। देन एनी पर्सन कैन मेक एप्लीकेशन, then any person can make application to the controller of the patent to grant compulsory license, to grant what, compulsory license। तो आपको बोला जा सकता है to grant what, compulsory license की, समझ में आया? compulsory license मतलब समझ में आया? अब मैंने अनूप जैन ने एक इन्वेंशन कर दी,
पानी से चलने वाली कार। अब मैं इन्वेंशन करने के बाद मुझे उसका पेटेंट भी मिल गया, लेकिन मैं उसे घर में छुपा के बैठा हूँ और मैं उसे पब्लिक को अवेलेबल ही नहीं करवा रहा हूँ। दूसरा, मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ ऑन ऑप्शन ऑफ रेट पे, तो कोई भी बंदा एप्लीकेशन कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को लगा सकता है, बोल सकता है अनूप जैन की इन्वेंशन खराब हो रही है, वो उसे पब्लिक को अवेलेबल नहीं करवा रहा, तो प्लीज दूसरा बंदा, मान लो रोहित, रोहित कैन अप्लाई, कोई भी एनी पर्सन कैन अप्लाई टू द कंट्रोलर कि सर इस ये इन्वेंशन अनूप जैन तो यूज नहीं कर रहा, तो हमें कंपलसरी लाइसेंस दे दो, हमें लाइसेंस दे दो, हम पब्लिक को अवेलेबल करवा देंगे। तो लिखेगा सच एप्लीकेशन कैन बी मेड, such application, जो ये ऊपर application can be made only, application can be made only after the expiry of 3 years, only after the expiry of 3 years। तो सच एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 3 इयर्स। और ये वाली एप्लीकेशन आप लगा सकते हो किसको, दैट इज, लेकिन सब कब लगा सकते हो, 3 साल। वाई 3 साल? ताकि हम आपको भी जो पेटेंटी है, ओरिजिनल पेटेंटी है, उसको भी हम देखना चाहते हैं, उसे भी कुछ टाइम तो दो ना। क्या पता वो 3 साल का टाइम उसे क्यों दिया गया है, 3 साल का टाइम उसे इसलिए दिया गया है ताकि वो देख ले, हम देख लें कि वो भी पब्लिक को अवेलेबल करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। और लिखेगा देन कंट्रोलर ऑफ द पेटेंट may grant कंपल्सरी लाइसेंस। और फिर कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन, और लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा सकता है एज कंट्रोलर में थिंक फिट, एज कंट्रोलर में थिंक फिट। पूरा का पूरा पेटेंट ऐसे लिखवा दिया ना, इतना आसान। आप, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मॉड्यूल खोल के देख लेना, अगर एक लाइन भी शब्द समझ में आ जाए तो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और आप इसे क्वेश्चन से फॉर्म में पढ़ के देख लेना, ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं, इट्स लॉलीपॉप। बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर तुम लोगों के लिए, इससे आसान कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मॉड्यूल खोलो, पागल हो जाओगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। और 3 ईयर कहां से देखना है, फ्रॉम ग्रांट ऑफ पेटेंट, फ्रॉम द ग्रांट ऑफ पेटेंट, 3 ईयर फ्रॉम द ग्रांट ऑफ पेटेंट। और लिखेगा दैट इज पॉइंट नंबर 6, कंट्रोलर में ऑल्सो टर्मिनेट, और वो चाहे तो कभी भी टर्मिनेट भी कर सकता है किसको, कंपल्सरी लाइसेंस को। कंपल्सरी लाइसेंस को बेटा वो टर्मिनेट भी कर सकता है। तो दैट इज, आई वुड से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ 13 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, कुछ पूछना तो पूछ लो। और यहीं पे मैं, आप इसको लिखते रहो, क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा हूँ, लैप्स ऑफ पेटेंट। लैप्स ऑफ पेटेंट, सर पेटेंट लैप्स कब हो जाता है, पेटेंट कब खत्म हो जाता है? तो मुझे लगता है आप सबको पता होना चाहिए दैट पहले आफ्टर 20 ईयर्स। पहली बात तो ये सबको पता ही है कि 20 साल के बाद पेटेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर रिन्यूअल फी पे नहीं की, और आपको पता है रिन्यूअल फी हर साल पे करनी पड़ेगी, अगर रिन्यूअल फी पे नहीं की तो। और तीसरा लिखेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस 2 ही है बेटा ये, बस ये 2 ही है। ठीक है। ठीक है सर। लिख लो प्लीज, बस ये दो ही ग्राउंड है बस। ठीक है। थोड़ा सा मुझे बेरक देखना पड़ेगा एक बार। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म।
गिव मी 1 मिनट प्लीज गाइस, बस ये क्वेश्चन 14 लिख लो, इतने हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ है भैया पेटेंट? समझ में आया? लैप्स ऑफ पेटेंट। अच्छा यहीं पे ना क्वेश्चन 15 भी लिखना, लैप्स ऑफ पेटेंट के बाद लिखना रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट को रिस्टोर भी किया जा सकता है, पेटेंट अगर लैप्स हो गया। यस दीपांशु, बिल्कुल कराएंगे, इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। लिखो भाई लिखो, रिस्टोरेशन ऑफ द पेटेंट, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे उसके लिए। रिस्टोरेशन ऑफ द पेटेंट लिखेंगे प्लीज। अब पेटेंट आपका लैप्स हो गया, एक बार क्या हुआ, मैंने ना मेंबरशिप फीस देनी थी और मेंबरशिप फीस नहीं दी, तो मेरी भी मेंबरशिप क्या हो गई, लैप्स हो गई। तो मेंबरशिप फीस को ना देने पर तो मेरी मेंबरशिप फीस नहीं दी मैंने, तो लैप्स हो गया मेरी मेंबरशिप, तो मैंने रिस्टोर करवा लिया, मतलब दोबारा से जिंदा करवा लिया। अब लिखेगा प्लीज, इफ अ पेटेंट इज गेट लैप्स, if the patent is get lapse, लिखो प्लीज, if the patent is get lapse then patentee may within 80 months from the date of lapse of offer, from the date of lapse of patent may make application, may क्या बोला मैंने, may make application to controller of patent, may make application to the controller of the patent, may make application to the controller of patent for restoration, for the restoration के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, बस इतनी सी बात है। और लिखेगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल शेल publish the application, controller shall publish the application in public domain, यानी वेबसाइट पे, एक बार लिख लो पब्लिक डोमेन, फॉर 2 months, फॉर पब्लिक ऑब्जेक्शन। इफ नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, मैंने बोला इफ नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होते हैं, देन पेटेंट में बी रिस्टोर्ड। तो ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में आ सकता है। लिख लो, मैं बताऊंगा आपको, यस फेस टू फेस करेंगे दीपांशु। अब आप इसको रिस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 समझ लो, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट लिख लो इसको और फिर मैं समझा देता हूँ क्या है रिस्टोरेशन, क्या होता है, ठीक है।
और क्वेश्चन 16 लिख लीजिएगा, सरेंडर ऑफ पेटेंट। सरेंडर ऑफ पेटेंट ये भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मुझे हर साल रिन्यूअल फी देनी थी। अब अगर बेटा मैंने रिन्यूअल फीस नहीं दी तो क्या होगा? मुझे हर साल रिन्यूअल फीस देनी थी, बताओ मुझे। और अगर मैंने रिन्यूअल फीस नहीं दी तो क्या होगा? तो सर इफ आई हैव नॉट पे द रिन्यूअल फीस, तो समझिएगा अगर बेटा अगर मैंने रिन्यूअल फीस नहीं दी तो समझिए कि बहुत आतंक मच जाएगा। अगर मैंने रिन्यूअल फीस नहीं दी तो बहुत आतंक मच जाएगा। समझने की कोशिश करें क्या आतंक मचेगा। अगर मैंने रिन्यूअल फीस नहीं दी तो क्या होगा? तो सर मेरा मेरा पेटेंट लैप्स हो जाएगा। अब मैं उसे रिस्टोर कराने के लिए जब एप्लीकेशन फाइल करूंगा तो कंट्रोलर ऑफ पेटेंट दोबारा वेबसाइट पे पब्लिश करेगा 2 महीने के लिए, और ये चेक करेगा क्या अब इसी एप्लीकेशन को रिन्यू करवाने पे किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तब रिस्टोर होगा, अदरवाइज रिस्टोर नहीं होगा। तो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। समझ आया पॉइंट ये आपको? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये प्रोसेस है। सरेंडर क्या होगा? मान लो मैं अनूप जैन, मेरे पास एक पेटेंट है। अब पेटेंट मेरे पास है, अब मेरे पास एक पेटेंट है और ये पेटेंट मैंने असाइन, ये पेटेंट मान लो ये पेटेंट मेरे पास है और मैं अब पेटेंट असाइन, सॉरी, मैंने कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगाई, माई बाप मुझे नहीं चाहिए पेटेंट, मैं इसे क्या करना चाहता हूँ? स्टेप नंबर 1, मैं इसे सरेंडर करना चाहता हूँ। तो क्या एक ऑनर जो एक पेटेंटी है क्या अपने पेटेंट को सरेंडर कर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन लॉ मेकर कहता है सरेंडर कर कंट्रोलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंट्रोलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोलर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लिखिएगा कंट्रोलर इसे पब्लिश करेगा। कंट्रोलर इसे पब्लिश करेगा इन पब्लिक डोमेन। कंट्रोलर इसे बेटा पब्लिश करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, लॉजिक समझाऊंगा इसका क्या है। ठीक है, पब्लिश करेगा पब्लिक डोमेन में, एंड ऑल्सो इंटीमेट द पर्सन, ऑल्सो इंटीमेट ऑल पर्सन हु आर इंटरेस्टेड। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, और अगर 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 नो वन रेज ऑब्जेक्शन, अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, नो वन रेज ऑब्जेक्शन, तो फिर आपका पेटेंट सरेंडर कर लिया जाएगा। तो फिर आपका बेटा पेटेंट सरेंडर किया जाएगा। देन पेटेंट विल बी सरेंडर, या ये याद रखेगा, देन पेटेंट सरेंडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, लिख लीजिएगा प्लीज। तो पेटेंट सरेंडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैं आपको एक समझाता हूँ क्या है। अब मान लो मैं अनूप जैन, मैंने है ना पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई। जब मैंने वो गाड़ी बनाई, समझो मेरी बात को, तो मैंने मारुति को बेच दिया, साइन कर दिया। अच्छा याद है जब मैं साइन करता था तो असाइनमेंट डीड बनती थी और असाइनमेंट डीड भी कंट्रोलर को फाइल होती थी। तो जब मैं अब मैंने पैसे ले लिया, अब मैं कह रहा मैं तो सरेंडर करूंगा। वाह भाई वाह, तूने पहले पैसे ले लिए, साइन कर लिया, अब तू सरेंडर किस बात का कर रहा है? तो इसलिए कंट्रोलर क्या करेगा, इस बात को पब्लिक डोमेन में पब्लिश करेगा, प्लस उस बंदे को भी नोटिस देगा। कोई बताएगा यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन कौन है, कैन बी से साइन नहीं, उसे भी नोटिस देगा। एंड अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो उसके बाद आपका सरेंडर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज आपका सरेंडर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आई है? जल्दी से बता दो हाँ या ना। क्या आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? लिखिए बेटा। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 लिखिएगा। रेवोकेशन ऑफ पेटेंट। रेवोकेशन, अच्छा लैप्स का मतलब था, लैप्स का मतलब क्या था? लैप्स का मतलब क्या था?
लैप्स का मतलब ये था भैया, लैप्स का मतलब ये था कि पेटेंट की तुमने फीस नहीं दी तो लैप्स हो गया। रेवोकेशन मतलब सरकार रिवोक कर रही है, तो लिखेगा ग्राउंड्स ऑफ रेवोकेशन। ग्राउंड्स ऑफ रेवोकेशन, सरकार किन किन ग्राउंड्स पे आपके पेटेंट को रिवोक कर सकती है, लिखिएगा। इसका सेक्शन याद कर लेना, यहाँ पे सेक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, इसका याद कर लेना, आ सकता है पेपर में। सेक्शन 64 लिखेगा। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जहां पे सरकार आपके पेटेंट को रिवोक कर सकती है, लिखेगा। दैट इन्वेंशन क्लेम इन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, कि जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आपने बताई थी ना इन्वेंशन का पेटेंट चाहिए, was already claimed in earlier application, ऑलरेडी क्लेम्ड इन अर्लियर एप्लीकेशन। समझ आया पॉइंट? तो हमने पिछली एप्लीकेशन के अंदर ही उसे क्लेम कर लिया, मतलब सॉरी, मतलब तुमने अब एप्लीकेशन आज फाइल करी है बट सेम इन्वेंशन हमने देखा नहीं, सेम इन्वेंशन ऑलरेडी पहले भी कोई क्लेम कर चुका है। दैट इन्वेंशन, हमने गलती से पेटेंट दे दिया बट इन्वेंशन नॉट, इन्वेंशन क्लेम मतलब हमने गलती से आपको पेटेंट दे दिया बट दैट इन्वेंशन नॉट पेटेंटेड, नॉट लाइबल टू पेटेंट, लेकिन वो पेटेंट होने के लायक नहीं था। याद है ऊपर कुछ केसेस बताए थे, गलती से पेटेंट अगर दे दिया तो। दैट इन्वेंशन इज नॉट न्यू, दैट इन्वेंशन इज नॉट न्यू, तुम कहते रहे थे इन्वेंशन नहीं है, लेकिन हमने जब बाद में पता चला, हमने पेटेंट ग्रांट कर दिया था, लेकिन पेटेंट ग्रांट करने के बाद भैया हमें पता चला क्या, कि वो पेटेंट तो नया नहीं था, वो इन्वेंशन तो नई नहीं थी, तो इन दैट वेरी केस तो भी रिवोकेशन हो जाएगा भाई। दैट इन्वेंशन इज नॉट यूजफुल, जो इन्वेंशन तुमने की है वो अब लग रहा है कि नॉट यूजफुल, वो यूजफुल ही नहीं है, तो भी रिवोक हो जाएगा। बट आर द ग्राउंड्स ऑफ द रिवोकेशन, समझ आ रहा है? दैट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हमने आपको पेटेंट तो दे दिया बट बाद में जब पता चला कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाज नॉट, डज नॉट डिस्क्राइब इन्वेंशन, लेकिन उससे इन्वेंशन पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं हो रही है, तो भी रिवोक हो जाएगा। दैट पेटेंट ऑब्टेन्ड, दैट आपने जो पेटेंट हमसे ऑब्टेन लिया ऑन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, आपने हमसे झूठ बोलकर रिप्रेजेंटेशन गलत दी और उसके बेसिस पे आपने पेटेंट ले लिया, तो भैया नहीं छोड़ेंगे, तो रिवोक कर देंगे। दैट applicant failed to provide complete detail, failed to provide complete details to, that applicant failed to provide complete detail to the controller, कंट्रोलर ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी, आपने पूरी डिटेल नहीं दी, तो भी आपके पेटेंट को रिवोक कर दिया जाएगा। दैट्स इट, इनफ है ये।
तो दीज आर द वेरियस ग्राउंड बेटा, सेक्शन 64 के अंदर दीज आर द वेरियस ग्राउंड जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, सरकार क्या कर सकती है, आपके पेटेंट को रिवोक कर सकती है। ठीक है, और यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट मुझे लगता है ये सारे के सारे ग्राउंड आपको क्लियर है कोई, और ये सारे के सारे ग्राउंड आपको क्लियर है क्वेश्चन 17 के अंदर। क्वेश्चन 18 और लिखेगा, क्वेश्चन 18 है दैट इज रेवोकेशन ऑफ पेटेंट, रेवोकेशन ऑफ पेटेंट इन केस ऑफ, रेवोकेशन ऑफ पेटेंट इन केस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन केस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ध्यान से समझिएगा, इन केस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। क्वेश्चन 18 और इसका सेक्शन में लिखवाना चाहता हूं, याद मत करना, सेक्शन 65, जरूरत नहीं है करने की। इसका आंसर सुन लो जरा क्या, लोमेकर कहता है सेक्शन 65, आफ्टर ग्रांटिंग पेटेंट, अगर पेटेंट मिल जाए, आफ्टर ग्रांटिंग पेटेंट, अगर पेटेंट मिल जाए, आफ्टर ग्रांटिंग द पेटेंट, द सीजी सेटिस्फाइड, अगर सीजी सेटिस्फाइड है, इफ सीजी इज सेटिस्फाइड, इफ सीजी इज सेटिस्फाइड that patent, if CG is satisfied, what? If CG is satisfied that invention for which patent is granted, for which patent is granted, रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, और आपको लगता है कि हमने गलती से पेटेंट दे दिया है एक ऐसी इन्वेंशन का जो एटॉमिक एनर्जी से डील करती है, एंड आपको पता ही ऊपर बताया था एटॉमिक एनर्जी के लिए तो पेटेंट ग्रांट ही नहीं हो सकता, तो सीजी मे डायरेक्ट द कंट्रोलर, मे डायरेक्ट द कंट्रोलर टू रिवोक द पेटेंट। तो सर ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, टू रिवोक द पेटेंट, तो आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आपका पेटेंट क्या कर दिया जाए, रिवोक, सिंपल सी बात है। बात समझ में आया? और जब कंट्रोलर है वो क्या करेगा, वो कंट्रोलर नोटिस देगा किसको, पेटेंटी को और अदर इंटरेस्टेड पर्सन को। कोई बताएगा ये अदर इंटरेस्टेड पर्सन कौन होते हैं, कैन बी से साइन एंड ऑल, और उनको देगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और ये देने के बाद कंट्रोलर पेटेंट को, भैया पेटेंट को रिवोक कर देगा, बात खत्म हो गई, बस सीधी सी बात है। ठीक है सर, मुझे बता दो जल्दी से, क्या आपको 64 और 65 भी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 18 भी समझ में आ गया? तो दैट इज क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 18 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, क्या पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट भी किया जा सकता है? कैन वी मेक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन वी मेक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट? हाँ जी, तो लिखेगा अब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स वायलेशन ऑफ स्टैच्यूटरी राइट्स, वायलेशन ऑफ स्टैच्यूटरी राइट ऑफ द पेटेंटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इट मीन्स वायलेशन ऑफ स्टैच्यूटरी राइट्स ऑफ द पेटेंटी। पेटेंटी के स्टैच्यूटरी राइट को वायलेट करना ही क्या कहलाया जाता है? इन्फ्रिंजमेंट। मैंने एक कार बनाई पानी से जो चलती है, मेरा पेटेंट है, आप वो कार बना रहे हो जो पानी से चलती है, तो इट इज अ इन्फ्रिंजमेंट, इट इज अ वायलेशन, इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट्स गिवन टू द, एक ही बात है बट लिखा हुआ है, राइट्स गिवन टू द पेटेंटी। तो पेटेंटी को जो राइट ग्रांट हुए हैं उसका वायलेशन है। पॉइंट नंबर सी, हाँ जी, when it constitute infringement, when it constitute
व्हेन इट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब व्हेन इट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट। सर इसे ये इन्फ्रिंजमेंट कब माना जाएगा? व्हेन इट कॉन्स्टिट्यूट द इन्फ्रिंजमेंट, मतलब आप ऐसा क्या करोगे कि उसे इन्फ्रिंजमेंट मान लिया जाएगा? लिखिएगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट। क्या मैंने आपको बताया था कि आपको पेटेंट दो चीज़ों के लिए मिलता है, प्रोडक्ट के लिए और प्रोसेस के लिए। इन केस ऑफ प्रोडक्ट, in case of product, if the product is made by any other person, if that product is made by any other person, if that product is made by any other person, तो याद रखिएगा। तो सर इन दैट वेरी केस इफ दैट प्रोडक्ट इज मेड बाय एनी अदर पर्सन, तो इसको नाम दिया जाएगा, बोलो क्या? इन्फ्रिंजमेंट। और लिखिएगा इन केस ऑफ प्रोसेस, इन केस ऑफ प्रोसेस, अगर प्रोसेस होगा तो लिखिएगा if that process लिखें प्लीज, is used by any other person, तो सर इसको ही इन्फ्रिंजमेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी, एक्ट्स विच इज नॉट इन्फ्रिंजमेंट। कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हो जिसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज इन्फ्रिंजमेंट, जिसको बेटा इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। अब वो कौन से एक्ट है? लिखेगा लिखेगा इंपोर्टेशन ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट। हाँ जी, लिख लो पहले, पेटेंटेड प्रोडक्ट बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड। बता दूंगा अभी। सेकंड लिखेंगे sell or distribute any patented product who is authorized इनको क्या नहीं माना जाएगा? इनको इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। अब जो बंदा ऑथराइज्ड है, अब मान लो जो पेटेंटी है, जैसे मैं अनूप जैन, मैंने एक गाड़ी बनाई जो किससे चलती है? पानी से चलती है। मैंने उसका लाइसेंस हुंडई को दे दिया, ऑडी को दे दिया, मर्सिडीज को दे दिया, बीएमडब्ल्यू को दे दिया, जेनेसिस को दे दिया, इन सारी गाड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑथराइज है, तो ये काम यूज कर सकते हैं, तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। लिखेगा यूजिंग पेटेंटेड प्रोडक्ट फॉर अनदर इन्वेंशन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। बोलो, अगर आप किसी दूसरी इन्वेंशन के लिए गुड्स को यूज कर रहे हो फॉर द अनदर इन्वेंशन, यूजिंग पेटेंटेड प्रोडक्ट फॉर अनदर इन्वेंशन, तो ये भी क्या नहीं माना जाएगा? जल्दी से बोलो, इट विल नॉट व्हाट? ये क्या नहीं माना जाएगा? आप मुझे बताओ, ये भी क्या नहीं माना जाएगा? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ये भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर अलाउड था, याद है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस में। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वही चीज़ लिखी हुई और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। हाउ मेनी क्वेश्चन नाउ वी डिड? 19 क्वेश्चन हो गए भैया। क्वेश्चन इन्फ्रिंजमेंट भी बता दिया। क्वेश्चन 20, रेमेडीज। रेमेडीज अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट। जो लिखवा दिया ना, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पेटेंट, बिलीव मी बेटा, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। नोट कर लेना इस बात को। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस। इसके बाहर से पेपर में कुछ नहीं आएगा, इसको याद रखना। ठीक है,
हाँ जी, अगर आप, मैंने पानी से बनाने वाली गाड़ी बनाई, अगर आप मेरे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो मुझे क्या क्या रेमेडी मिलेगी, मैं क्या क्या रेमेडी मांग सकता हूँ? क्या मैं डैमेजेस मांग सकता हूँ यानी कंपनसेशन? क्या मैं इंजेक्शन मांग सकता हूँ? इंजेक्शन मतलब रोकना, क्या मैं आपको रोक सकता हूँ भैया मेरी गाड़ी यूज़ मत करो भैया? यस और नो? यस। और तीसरा, क्या जो गुड्स आपने बनाए हैं, द गुड्स आपने जो मैन्युफैक्चर करे हैं इन्फ्रिंजमेंट करके, हाँ जी, इन्फ्रिंजमेंट करके जो आपने गुड्स बनाए हैं मेरी पेटेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, क्या मैं उसे सीज करवा सकता हूँ और क्या मैं उसे डिस्ट्रॉय भी करवा सकता हूँ? यस सर, ये सारी रेमेडी मुझे मिल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन 21। व्हाट इज पीसीटी? पीसीटी क्या है लिखेगा? पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी लिखिएगा। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। मैं लिखवा देता हूँ ये कहानी क्या है। व्हाट इज पीसीटी? लिखो फटाफट, ऊपर वाला लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्लीज। इट इज इंटरनेशनल पेटेंट लॉ ट्रीटी। इट इज इंटरनेशनल पेटेंट लॉ ट्रीटी पॉइंट नंबर 1, कंक्लूडेड इन 1970। लिखिएगा। इट प्रोवाइड, सब बता दूंगा आराम से लिख लो। इट प्रोवाइड प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेंशन इन फॉरेन कंट्रीज। थर्ड पॉइंट, an application filed under PCT treaty is called foreign patent application, is called foreign patent application. Point number 4, about approx 180 countries are member of this treaty, are member of this treaty। संधि बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। This treaty was signed at Washington। ये ट्रीटी बेटा वाशिंगटन में साइन हुई थी। दिस ट्रीटी वॉज साइन एट वॉशिंगटन। दिस एप्लीकेशन वॉज साइन एट वॉशिंगटन। अंडर दिस ट्रीटी foreign patent application can be filed for the protection of invention
for the protection of invention in the foreign countries. For the protection of invention in the foreign countries. और लिखेगा foreign patent application can be filed in India. इंडिया में फाइल किया जा सकता है in patent office at कोलकाता. लैंग्वेज लिख लो, सारी बातें समझाने वाला हूं ये क्या है. लिखो प्लीज. ठीक है, बिना बताए ये समझ में आना चाहिए. वैसे आसान है, आप एक बार पढ़ के देखो प्लीज. ठीक है, देखो क्या है, हमारे देश ने एक है ना संधि साइन करी है इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ. इंटरनेशनल कंट्री के साथ जिसको नाम दिया जाता है पीसीटी, दैट इज पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी. अब अगर मैं इंडिया में, और इसके कितने मेंबर कंट्री है, 180 मेंबर कंट्री है. 180 मेंबर कंट्री है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अब अगर मैंने कोई इन्वेंशन करी ना, तो मैंने इन्वेंशन करी तो उसकी प्रोटेक्शन मैं इंडिया में भी ले सकता हूँ, और मैं पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के तहत 180 मेंबर कंट्री में भी ले सकता हूँ. अब मुझे 180 मेंबर कंट्री के अंदर अलग अलग देश में जाके अलग से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी. जो उस 180 मेंबर कंट्री, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने एक सिंगल प्रोसेस बता दिया है. अगर वो सिंगल प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आप कोलकाता में जाओ और कोलकाता में फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दो पीसीटी के तहत. और अगर आपने पीसीटी के तहत वो फॉरेन एप्लीकेशन फाइल कर दी तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और 180 कंट्री में भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. यानी आपकी पेटेंट एप्लीकेशन, क्या मैं बोल सकता हूं, आपकी पेटेंट एप्लीकेशन दो तरीके से फाइल हो रही है आज की डेट में. एक तो इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन और एक फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन. और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, अगर प्रोसेस आपको याद हो, क्या मैंने बोला था पेटेंट एप्लीकेशन दो तरीके से फाइल होती है, यस और नो. तो यहां पे अगर आप देखेंगे पेटेंट एप्लीकेशन दो तरीके से फाइल होती है, और मैंने बताया भी था, दैट इज कहां गया भाई वो, दिस वन. तो मैंने बोला था पेटेंट एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो विद इन 12 मंथ. तो आप इंडिया में भी फाइल कर सकते हो, और आप अगर चाहते हो कि 180 कंट्री में भी आपको प्रोटेक्शन मिले तो पीसीटी ट्रीटी के तहत भी, तो आप यहां पे लिख लो पीसीटी ट्रीटी के तहत भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हो. पीसीटी ट्रीटी के तहत भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. 180 कंट्री में प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी, ये मैंने बता भी दिया था, एंड इन दैट वेरी केस आपके सामने भी है. ठीक है, अब अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया इसके अंदर. पब्लिकेशन, क्या याद है मैंने कुछ ऐसा बताया था कि 3 केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपकी पब्लिकेशन, आपकी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं की जाती. और तीसरा क्या था, सीक्रेसी डायरेक्शन हैव बीन इंपोज्ड. और मैंने बोला था सीक्रेसी डायरेक्शन क्या होती है आगे चल के बताऊंगा. तो लिखेगा सीक्रेसी डायरेक्शंस क्या होती है, जरा ये भी समझ लो. जरा कितने क्वेश्चन हो गए जल्दी से बताओ. क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 22 देखिएगा. लिखेगा सीक्रेसी ऑफ सर्टेन इन्वेंशन, सीक्रेसी ऑफ सर्टेन इन्वेंशन. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी. लिखिएगा सीक्रेसी डायरेक्शन, ये समझाऊंगा आपको, लिख लो पहले. सीक्रेसी डायरेक्शन कैन बी इशूड फॉर इन्वेंशन related to defense purpose, related to the defense purpose. Second,
कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, मैं बता दूंगा बेटा, लिख लेना प्लीज। द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर prohibiting publication of any information, prohibiting publication of any information with respect to any invention notified by center government, invention appears to him relevant for the defense, that is a secrecy, लिख लो भाई, लिख लो जल्दी से। और एक पॉइंट और लिखना प्लीज, एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं इसमें। If it appears to the controller that invention falls in one of a class notified to him by center government or is relevant for the defense purpose, he may give direction for prohibiting or restricting publication of patent application। कई इन्वेंशन बेटा ऐसी होती हैं, क्या ऐसी कुछ इन्वेंशन हो सकती हैं जो इन्वेंशन, क्या देयर कुड बी सर्टेन इन्वेंशन, आप मुझे बताओ क्या कुछ इन्वेंशन ऐसी हो सकती हैं, दोज इन्वेंशन विद डील विद डिफेंस, मतलब जिससे क्या होगा, डिफेंस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, जिससे देश की इंटीग्रिटी खतरे में आ सकती है, देश की सोवरेनिटी की खतरे में आ सकती है। अब आप मुझे बताओ, मैंने एक इन्वेंशन करी और मैंने कोई एक ऐसी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेंशन कर दी या जिससे देश की प्रोटेक्शन हो रही है, कुछ ऐसा मैंने इन्वेंट किया जिससे देश की, मान लो मैंने एक इनविजिबल फॉर्मूला बना दिया, अब मैं उसकी इन्वेंशन की वो इन्वेंशन करना, मैंने क्या इन्वेंशन करी, इनविजिबल फॉर्मूला। अब आप बताओ, मिस्टर इंडिया मूवी देखी तो इनविजिबल वो जो वॉच थी वो कितना खतरनाक हो सकता है। अब अगर, क्या आपको नहीं लगता बेटा, क्या आपको नहीं लगता ये एक ऐसी चीज है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये एक ऐसी चीज है, आप मुझे खुद समझाओ एक बात, ये एक ऐसी चीज है मेरे भाई, अगर मैंने इनविजिबल फॉर्मूला बना दिया और अगर पाकिस्तान वालों को पता चल गया कि भैया इनविजिबल फॉर्मूला इंडिया में है, तो क्या देश की इंटीग्रिटी पे और सॉवरेनिटी के ऊपर और डिफेंस के ऊपर आफत आ सकती नहीं आ सकती है? क्या बाहर के लोग उसको चुराने के लिए इंडिया में आ सकते नहीं आ सकते हैं? तो सर ऐसी कुछ इन्वेंशन अगर है जिससे डिफेंस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, तो वहां पे ऑर्डर दे सकता है कंट्रोलर कि इसे क्या ना करो, इसे पब्लिश ना करें, इसे वेबसाइट पे पब्लिश ना करें, ये किसी को नहीं बताया जाएगा, ये किसी को नहीं समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, सीक्रेसी मेंटेन रहेगी ऑफ द सर्टेन इन्वेंशन, ताकि देश की आजादी के ऊपर खतरा ना आए और देश में कोई आतंक ना मचे और डिफेंस के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। तो क्या मैं बोलूं दिस इज अ मैटर रिलेटेड टू द डिफेंस और नॉट? यस सर। तो इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता, दैट इज सीक्रेसी इन्वेंशन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, सीक्रेसी इन्वेंशन। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, 22 क्वेश्चन पूरे करवा दिए आपको
और मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करवा दी हैं। हाँ जी, ये पूरी 22 चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, लिखिएगा, 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 3 डेज, और 3 दिन का टाइम फटाफट सुन लो। पूरा आईपीआर रिवाइज कर लो, पूरा आईपीआर, पूरा आईपीआर आप रिवाइज कर लो। इसके अंदर कुछ छोटे मोटे टॉपिक अभी बचे हैं, जैसे गैट्स, वीपो, ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, और पेटेंट के अंदर भी कुछ दो छोटे मोटे टॉपिक अभी और बचे हैं। तो वो सारे के सारे, जब मैं वो कौन सी क्लास लूंगा, स्कैनर वाली, जो टॉप 100 टॉपिक्स हैं, उसके अंदर सारी चीजें कवर करा दूंगा जो छोटा मोटा बचा हुआ होगा, ठीक है। वैसे तो हमने पूरा ईबीसीएल और ईसीआईपीएल एज पर द आईसीसी मॉड्यूल किया है, जो मैंने बुक दी है वो भी एज पर द आईसीसी मॉड्यूल करवाया है, सब कुछ एज पर आईसीसी मॉड्यूल करवाया है। हाँ, छोटी मोटी चीजें बच गई होंगी तो उसको हम आपको कवर कराएंगे इन द टॉप 100 क्वेश्चन के अंदर। लेकिन उससे पहले आप सारा रिवाइज कर लो, ताकि टॉप 100 क्वेश्चन को करने से पहले पूरा आपको आना चाहिए, तभी मजा आएगा, ठीक है। उसके अंदर जैसे कंपटीशन एक्ट का अगर कुछ बचा है, मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ बचा है, एफसीआरए का जो बचा है, वो सारा टॉप 100 टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो ये भी इसमें से अगर कुछ छोटा मोटा बचा है तो वो भी वहीं पे हम सारी चीजें कवर करा देंगे। बट आप पूरा ईबीसीएल आप रिवाइज कर लो, सो दैट जब टॉप 100 टॉपिक हम आपको कराएं तब आप इजीली उस चीज़ों को समझ पाएं। और मुझे लगता है, और ये सारे के सारे जो लिखवा दिया है, मुझे लगता है अब आपके लिए इतने शानदार नोट्स बन गए हैं, आप इजीली इसको लिख सकते हो, बना सकते हो, पेपर में पास हो सकते हो, ठीक है। चलो, अब तुम्हारी टेक्स्ट की क्लास है, तुम टेक्स्ट की क्लास ज्वाइन करो बेटा, और अगली जो क्लास होगी आपकी वो आपको जल्दी इंटीमेट कर दी जाएगी, ठीक है। अभी जो टॉप 100 टॉपिक की जो क्लास है वो जल्दी आपको इंटीमेट करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और वो टॉप 100 टॉपिक की क्लास सारी देख लेना, नहीं देखी तो देख लेना प्लीज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।